नमस्कार दोस्तों, दोसा यूनिक कंप्यूटर ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित। जैसे कि आपको यहाँ पे टाइटल बार के अंतर्गत दिखाई दे रहा होगा। इस क्लास के अंतर्गत हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। यानी ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के अंतर्गत आपके पहले आ चुके हैं और भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम के अंतर्गत आने की संभावना है। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। प्रश्न में आपसे पूछा गया है MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए एक स्लाइस में विभाजित किया गया है। यानी आपसे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है चार्ट के बारे में। यानी कौन सा एक ऐसा चार्ट है जो कि किसी भी संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए, उसे बताने के लिए तथा ये गोलाकार का होता है। तो ये जो चार्ट होता है, ये चार्ट आपका स्लाइस में विभाजित किया जाता है। यानी स्लाइस में विभाजित होकर के किसी भी संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने का या फिर उसे बताने का कार्य करता है। तो जो आपको विकल्प दिए हैं वो है कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका पाई चार्ट, जो कि एक गोलाकार आकार का होता है और संख्यात्मक अनुपात को बताने के लिए स्लाइस में विभाजित होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें आपसे पूछा गया है MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम खालिस्तान यानी किसका उपयोग करके सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा एक विकल्प है जो सेल में कोई भी, अगर मान लो हम मैटर लिखते हैं, वो अगर उसकी साइज़ अगर आपकी बड़ी रहती है तो उसको हम लाइनों के अंतर्गत तोड़ करके और कई लाइनों के अंतर्गत प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विकल्प जो आपको दिया है वो है आपका मेल मर्ज। इसके अलावा इंसर्ट सेल दिया गया है, फिट सेल ऑन वन पेज दिया गया है और रैप टेक्स्ट दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो अपना सही आंसर है वो है डी विकल्प, रैप टेक्स्ट। यानी रैप टेक्स्ट के द्वारा हम सेल के अंतर्गत कोई भी लिखे गए बड़े मैटर को क्या कर सकते हैं, कई लाइनों के अंतर्गत तोड़ करके प्रदर्शित करके देख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न में आपसे बोला गया है कि MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला लेन का मतलब है लेंथ का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। इसमें VMOU@RSCIT का परिणाम क्या होगा। तो अंदर ही ब्रैकेट में जो भी आपका लिखा हुआ है इसकी लेंथ इसमें पूछी गई है। तो VMOU@RSCIT ये भैया आपके टोटल 10 लेटर है। तो इसकी जो लेंथ है वो है आपके 10। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो भी आपका 10 ही होगा। तो C विकल्प इस प्रश्न का सही आंसर है। वैसे विकल्प में आपको 14 भी लिखा हुआ है, 11 भी लिखा हुआ है और 12 भी लिखा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल को एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम है वो एज में प्रदर्शित होता है तो क्या होगा या फिर क्या इसमें होता है। तो प्रश्न के अंदर भैया आपसे यही पूछा गया है कि यदि किसी सेल के अंतर्गत हम किसी भी विशेष सेल के अंतर्गत कोई भी फॉर्मूला लागू करते हैं या फिर संख्या को उसकी लिमिट से ज़्यादा या फिर किसी भी टेक्स्ट को उसकी लिमिट से ज़्यादा हम किसी सेल में प्रदर्शित करते हैं तो उसका जो परिणाम है, यानी कहने का मतलब वो जो संख्या है वो हमें एज में प्रदर्शित होती है, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा है कि इसका मतलब क्या है। तो विकल्प हैं वो आपको दे रखे हैं। आप गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे पहले विकल्प में लिखा हुआ है, आपका फॉर्मूला लॉजिकली गलत है, या फिर आप फॉर्मूले को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते हैं, या फिर फॉर्मूले का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कोई भी आपका सेल का जो परिणाम होता है वो एज में जब भी प्रदर्शित होता है जब आपके सेल के अंतर्गत प्रदर्शित होने वाला या दिखाई देने वाला जो मैटर होता है वो आपका बहुत बड़ा होता है। तो फॉर्मूले का परिणाम है वो सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, इसीलिए यह एज में आपका प्रदर्शित होता है।
आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइनें होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो यानी एक्सेल की जो हमारी वर्कशीट होती है उस वर्कशीट के अंतर्गत आपके बहुत सारी लाइनें होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइन होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो उन्हें रो और कॉलम के अंतर्गत उस वर्कशीट में डिवाइड किया हुआ होता है। और आपसे प्रश्न में जो पूछा गया है कि इन्हीं वर्कशीट के अंतर्गत जो दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है इनको क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे विकल्प जो आपको दिया गया है वो दिया गया है सेल, इसके अलावा शीट्स है, ब्लॉक लाइन्स है और ग्रिड लाइन्स है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ग्रिड लाइन। यानी एक्सेल की वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन दिखाई देती हैं उन्हें हम ग्रिड लाइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी MS एक्सेल में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल एड्रेस को खाली स्थान के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी नीचे आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं और नॉर्मली होता क्या है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं और उस फॉर्मूले के अंतर्गत प्रारंभ और अंत के सेल पते को आप लिखते हैं तो उसको पृथक करने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो फॉर्मूले के अंतर्गत या किसी भी एड्रेस के अंतर्गत प्रारंभ और अंत के सेल पते को पृथक करने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसका नाम है कॉलन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है कॉलन बी विकल्प। वैसे आपको यहाँ पे सेमी कॉलन, कोमा और फुल स्टॉप इस तरीके के विकल्प दिए गए हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। बोला गया आपको MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला लेन, यानी ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, वापस से लेन के फॉर्मूले के बारे में पूछा गया है। लेन VMOU-RSCIT का जो आउटपुट है वो क्या होगा। तो यहाँ पे भैया VMOU-RSCIT है, इसके अंतर्गत लिखे हुए हैं 9 लेटर। तो यानी इस फॉर्मूले के द्वारा जो लिखा गया है इसका जो आउटपुट होगा वो होगा आपका 9। तो सही आंसर हो गया इसका 9। बात करते हैं अगले प्रश्न की। MS एक्सेल 2010 में चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य क्या होता है। यानी कोई भी चार्ट होता है उस चार्ट के अंतर्गत जो डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है वो किसे माना गया है। तो विकल्प जो आपको दिए हैं वो है लीजेंड, इसके अलावा चार्ट का शीर्षक है, डेटा लेबल है, ग्रिड लाइन है। तो प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डेटा लेबल। यानी डेटा लेबल को ही हम क्या करते हैं, चार्ट का वास्तविक बिंदु मानते हैं। इसके बाद अगला आता है MS एक्सेल में फ्रीज पेन कमांड का क्या उपयोग है। यानी फ्रीज पेन कमांड का किस लिए उपयोग किया जाता है। आपका जो सही आंसर है वो है रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर करने के लिए, ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना हो। तो बी विकल्प इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल पते को क्या बोला जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है। यानी आपसे पूछा गया कि MS एक्सेल 2010 में जो शीर्ष सबसे बाईं ओर का सेल पता होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत जो भी वर्कशीट होती है उस वर्कशीट के अंतर्गत बाईं ओर का जो सेल पता होता है, यानी बाईं ओर जो सबसे पहला कॉलम होता है वो आपका A कॉलम होता है और इसके साथ ही जो रो होती है वो होती है 1 नंबर की रो। तो यानी जो इसका सही सेल का एड्रेस होगा वो होगा A1, A कॉलम और 1 नंबर की रो। इसके अलावा विकल्प में आपको AZ भी लिखा हुआ है, 1A भी लिखा हुआ है और www.vmo.ec.in भी लिखा हुआ है। तो सही आंसर है वो है सेल के पते का A1। यानी जो सेल का पता होता है उसमें सबसे पहले आपका कॉलम का नाम लिखा होता है, फिर रो का नाम लिखा होता है। तो ये इसका सही क्रम भी है और ये सेल का पता भी है। तो दोस्तों ये तो हमारी हुई क्लास की बात। इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको फिर बोलना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन का उपयोग ज़रूर करें और उसमें अपने कमेंट करके अपना फीडबैक दें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए या जो भी एग्ज़ाम आपकी होने जा रही है उसके लिए आपको अगेन बेस्ट ऑफ लक। आप क्लासों को बार बार देखते रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए।